लगता था कई बार मैं जब आईने में अपना चेहरा देखता था तो लगता था कि हीरो तो नहीं बन पाऊंगा। अच्छा, डर किसी चीज से लगा क्या आपको कभी? बलिया जिला घर बा का बात के डर बा। क्या बात, लेकिन ये डर बात तो ठीक है, आप तो स्टूडेंट से बड़े कनेक्ट रहते हैं, लेकिन क्या अपने समय में आपने कभी मारपीट की थी? मतलब बागी बलिया था तो थोड़ा सा एक सीमांत बताऊंगा कि मैं कुश्ती बहुत अच्छा लड़ता हूँ और मैंने पटक के मारा था, तो वहां से थोड़ा मैं दादा भी बन गया था। धोबी पछाड़ एकदम। हाँ एकदम बहुत ही बढ़िया। अच्छा, बच्चों को मारे हो कि नहीं मारे हो आप? ये साहब शब्द से बाकी मेरे को लगता था कि सिर्फ इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब होते हैं क्या, कोई और साहब नहीं होते हैं क्या? हाँ। एक दौर था और उस दौर में एक बोलबाला था, डॉक्टर का और इंजीनियर का। उसी दौर में एक मोड़ आया, उस मोड़ ने उस दौर को पूरी तरह से बदल के रख दिया और इस दौर में सोचने वाले हर उस दिमाग को बदलने को मजबूर कर दिया। और वो दौर, वो मोड़ किस चीज का था, वो मोड़ किस सब्जेक्ट के लिए था, उस सब्जेक्ट के विषय में और उनके गुरु से बात करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और केपी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ जो शख्स सामने फ्रेम पे आपको नजर आ रहे होंगे, उनके बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन चूंकि इंटरव्यू का रिवाज होता है कि सामने जो मेहमान हैं उनके बारे में बताया जाए, तो मेरे सामने डॉक्टर संतोष राय हैं और इनका नाम ही काफ़ी है। आगे जो भी चर्चा होगी उसमें सारी चीज़ें, सारे खुलासे होंगे। फिलहाल तो सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले केपी न्यूज़ को और आपको नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। और इसके बाद हम शुरुआत करेंगे चर्चा की। बिल्कुल। एक तो सर का आपका बड़ा एक फेमस डायलॉग रहता है कि कॉमर्स मेरी पहचान है, और कॉमर्स को आपने पहचान दिलाई भी है। लेकिन उस पहचान के पहले अगर हम जाएं, शुरुआत का जो दौर था वो कैसे शुरुआत हुआ? 1994, मैंने एक बार आपसे बातचीत की थी जिसमें आपने बताया था कि 1994 में शुरुआत हुई थी। मैं 1994 में पैदा हुआ हूँ, 11 सितंबर, और उस समय आपने शुरुआत की थी, वो क्या था, थोड़ा सा बताएंगे उसका? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि 1994 से पहले का दौर जो बात करूं मैं, कुर्सी पार की झुग्गी झोपड़ी से मेरी यात्रा शुरू हुई है। और कुर्सी पार में झुग्गी झोपड़ी में कैंप 1 में मैं रहा करता था। लेकिन कहते हैं ना कि सपने देखोगे और उसके लिए मेहनत करोगे, निरंतर अगर प्रयास करोगे तो सपने तो पूरे होंगे। तो सपने में देखता था, अगर हम लोग तो ऐसा था कि वो साइकिल के चक्के को भी डंडी से चलाया करते थे और 25 पैसे में किराए पे साइकिल मिलती थी, उसको लेके चला करके ही हम अपने आप को बड़ा, और उसमें भी एक चलाता था एक पीछे दौड़ता था। तो इस तरह का दौर था वो। लेकिन सपने में देखता था, अगर किसी कार को देखता था या कोई ऊपर से एरोप्लेन जब उड़ के जाती थी, तो सीमांत में बताऊं कि इस चर्चा के दौरान बड़ा मतलब खुल के मैं ये बातें रख रहा हूँ कि जब एक कोई प्लेन उड़ती थी तो नीचे से हम दौड़ते हुए उस प्लेन को देखा करते थे और हम सोचते थे इसका क्या साइज होगा, कैसा क्या होगा। और आज उस दिन से लेके और आज तक के दौर के बीच में मैं कहूँ तो मैं एक महीने में कम से कम 15 से 20 बार प्लेन में यात्रा करता हूँ। जिस प्लेन के नीचे दौड़ता था उस प्लेन में बैठ के मैं यात्रा करता हूँ। ये वहां से शुरुआत है, झुग्गी झोपड़ी से यहाँ तक की ये यात्रा पहुंची। और एजुकेशन की बात करें, आपके एजुकेशन की बात करें, तो बेसिकली आप बिहार से हैं? उत्तर प्रदेश, बलिया जिला। हाँ, तो कहा बागी बलिया। हाँ, बागी बस बलिया जिला घर बा का बात के डर बा। क्या बात, लेकिन ये डर बा तो ठीक है, आप तो स्टूडेंट से बड़े कनेक्ट रहते हैं, लेकिन क्या अपने समय में आपने कभी मारपीट की थी? मतलब बागी बलिया था तो थोड़ा सा एक झगड़ा, एक जब हम वहां से धीरे धीरे स्थिति आगे बढ़ी और आगे आए तो रुआ बांधा सेक्टर हम आए, तो रुआ बांधा सेक्टर बस्ती में मैं पढ़ने जाता था तो लोग खिल्ली उड़ाते थे, जो उधर बैठ के जो बच्चे, कुछ अभी भी लोग होते हैं, मैं असामाजिक तत्व तो नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि न मार्गदर्शन न मिलने की वजह से गलत राह पे जो बैठे रहते हैं, कुछ सिगरेट पीते रहते थे और कुछ करते थे, तो बड़ा अजीब नजर से खिल्ली उड़ाया करते थे। तो एक बार मैं रिएक्ट किया था तो उसमें मारपीट हुई थी। और सीमांत बताऊंगा कि मैं कुश्ती बहुत अच्छा लड़ता हूँ और मैंने पटक के मारा था, तो वहां से थोड़ा मैं दादा भी बन गया था। धोबी पछाड़ एकदम। हाँ एकदम बहुत ही बढ़िया वो, तो उसमें बड़ा मतलब खूबसूरत मेरा वो है, पकड़ है उसमें। तो वो एक मारपीट हुई है। इसके अलावा कभी स्कूल में किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो खिल्ली का शब्द जो था वो सहने से ऊपर था इस वजह से। तो मतलब कुश्ती में भी सर की पकड़ बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन आपने उस नब्ज को तब पकड़ा जब लोग के मन में, माँ बाप के मन में ये रहता था कि डॉक्टर और इंजीनियर, उसके अलावा कोई ऑप्शन, या फिर उसके अलावा कुछ सोचते नहीं थे? मैं
कोचिंग से बीच में रोक रहा हूँ मैं आपको। हाँ। कोचिंग से पहले का दौर जो था, झोपड़ी से आगे बढ़ना है। मैं 9th क्लास में स्कूल टॉपर था और इसके बाद में मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी। तो आज भी मैं उन बच्चों को कहता हूँ जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या गरीबी में पल बढ़ रहे हैं, उनको कहता हूँ कि अगर आप चाह लोगे तो कहीं भी रिसोर्स की कमी नहीं है। लोग आपको हाथों हाथ लेंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ करने का जुनून होना, कुछ पागलपन होना, तो लोग ऑटोमेटिक पूरी सोसाइटी आपके साथ खड़ी है। तो मैं 9th क्लास के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगा। मुझे आप जानते होंगे बड़ा ही जो BSBK है उनकी कल्याण कॉलेज में स्कॉलरशिप चलती थी, जिसका मैंने अभी कुछ दिन पहले मीडिया में पोस्ट भी किया। सेठ बाल कृष्ण बख्तावर स्कॉलरशिप मेरे को कॉलेज में मिलना शुरू हुई। BCom में पास हुआ, MCom यूनिवर्सिटी रैंक लगाया, CMA किया। इसके बाद मुझे लगा कि जब मैं देखता था तो हमारे घर कोई आते थे तो पापा कहते थे कि इंजीनियर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं। तो ये साहब शब्द से बाकी मेरे को लगता था कि सिर्फ इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब होते हैं क्या, कोई और साहब नहीं होते हैं क्या? हाँ। तो उसके बाद फिर ये उस दौर में फिर इसको किस तरह से ऊपर लेके आए? मैं फिर वही पुरानी बातों को एक बार जरूर दोहराऊंगा कि जब घर से निकलता था, चूंकि हम बड़ौदा में रहने लगे, रुआ बांधा के बाद मरौदा सेक्टर में घर मिला, तो इधर देखते थे तो प्लांट दिखता था और पीछे एक BRP भी हुआ करता था, भिलाई रिफ्रैक्टरीज प्लांट कुछ नाम था। तो जब हम उधर देखते थे तो भिलाई स्टील प्लांट, चिमनी से निकलते हुए धुएं, तो लोग इंजीनियर साहब, और इधर देखते थे तो सेक्टर 9 हॉस्पिटल में आके भर्ती हो जाते थे तो डॉक्टर साहब। तो बीच का जो जगह था मुझे लगता था कि एक कॉमर्स की जगह है और मुस्कुराता हुआ चेहरा कॉमर्स की पहचान है। तो इतनी सारी जगह मुस्कुराने के लिए है। अभी भी देखना बहुत से लोग अपना हेल्थ में दौड़ करके मुस्कुराते उसी जगह पे हैं जो बीच वाली जगह है। प्लांट में जाकर के तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो ये शुरुआत वहां से हुई, कोचिंग की शुरुआत। उसके बाद फिर कैसे? कोचिंग की शुरुआत मुझे लगा कि अगर मैं प्रॉपर गाइड करूं, क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह में कॉमर्स को एक अच्छा सम्मान, एक अच्छा इज्जत मिलता था। यहाँ पे वो तृतीय श्रेणी का विषय माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो कुछ नहीं कर सकता, बकवास लड़का, कचरा लड़का कॉमर्स लेता है। और मैथ्स जो बच्चे लेते थे हम लोग बड़ा अजीब नजर से देखते भी थे कि बड़ा मतलब कोई, मतलब क्या बताऊं, जादूगर टाइप देखते थे हम लोग को। तो वहां मुझे लगा कि ये एक ऐसी जगह है कि जिसमें बच्चों को अगर ऊपर उठाया जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहां से मैंने कॉमर्स की शुरुआत की। और शुरुआती दौर में लोग ये बोलते थे कॉमर्स की कोचिंग होती है क्या? कॉमर्स की कोचिंग नहीं होती है। बट शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल हुआ। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। 1994 में जब मैंने कोचिंग स्टैब्लिश किया, सिविक सेंटर में स्टैब्लिश किया था, तो मेरे दिमाग में ये था कि जितने बच्चे आएंगे उतना परसेंट मैं अपने आप को सफल मानूंगा। और फर्स्ट ईयर में टोटल पहला साल जब मैं चालू किया तो 97 बच्चे मेरे यहाँ एडमिशन लिए। तो मैं सोचा चलो 97% मैं सक्सेस हूँ। इसके बाद जो दौर चला, आज लगभग 1000-1200 बच्चे पढ़ते हैं। और इतने ये कि बेबाकी का तो आपका अंदाज तो खैर लोगों को पता ही है। जितनी बेबाकी से आप बोलते हैं या फिर चूंकि पर्सनालिटी डेवलप भी कराते हैं, तो ये तो एक चीज है जो दिख रही है। लेकिन उससे पहले आपके मन में कभी कोई ऐसा दुख रहा था जो जिसने आपको रुलाया हो? हाँ, निश्चित तौर से पढ़ने में मन तो मेरे को नहीं लगता था। तो ऐसे बच्चों के लिए बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से, KP न्यूज के माध्यम से, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता। तो मुझे भी लगता था कई बार, मैं जब आईने में अपना चेहरा देखता था तो लगता था कि हीरो तो नहीं बन पाऊंगा। और हमारे जमाने में कपिल देव क्रिकेट खेला करते थे, 1983 की बातें हैं। उस समय मैं स्कूल में था तो लगता था कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं कर सकता। तो सबसे आसान रास्ता, आज भी मैं यूथ को कहूंगा, सबसे आसान रास्ता है पढ़ाई करना। यूथ पता नहीं क्यों इस बात से पीछे भाग रहा है। सबसे घर में बैठना है आपको, अच्छे माहौल में बैठना है आपको, और थोड़ा अच्छे से आप पढ़ेंगे तो एक खूबसूरत करियर आपका चालू हो जाएगा। तो इस काम के लिए मैं युवाओं को प्रेरित करता हूं। और न केवल भिलाई दुर्ग में, बल्कि मैं छत्तीसगढ़ के हर जगह, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ से बाहर भी जा करके यूथ को प्रेरित करता हूँ। और जब 2 बच्चे भी ये कहते हैं ना सीमान जी की सर आपकी वजह से मेरा जीवन बना, तो वो जो रिवार्ड है, वो जो अवार्ड है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मुझे वो अंजलि देशमुख का जिक्र याद आता है, जो जिस लड़की ने ऐसे माहौल से रह के पढ़ाई की आपके इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद आज की अभी मैं बताना चाहूंगा कि वो कहाँ पे है सर? वो इंडियन ऑयल में। इंडियन जो बच्चे, अगर अंजलि देशमुख के बारे में बताऊं, उनके पापा नहीं है, माता जी एक पतंजलि में सामान लेने देने का काम करती है, टेलर, घर पे ही कपड़े वगैरह से। और इसके बाद वो अंजलि देशमुख CMA कंप्लीट की एक बार में, और कंप्लीट करके 14 लाख के पैकेज में गवर्नमेंट कंसर्न में इंडियन ऑयल में
21 साल की उम्र में वो बच्ची जॉब में लगी। और अभी लेटेस्ट मैं चाहूंगा आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि काजल साव करके हिंदी मीडियम की एक बच्ची है, जस्ट अभी 10 लाख के पैकेज में लगी, हिंदी मीडियम की बच्ची। वहां भी रिसोर्स की बहुत कमी है, साधन की कमी है। एक सामान्य घर की बच्ची जहां पैसे की तकलीफ है, अभी जस्ट आज से 2 दिन पहले जो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, इससे 2 दिन पहले वो काजल साव का जॉब लगा है 10 लाख के पैकेज में। तो आपके अंदर अगर कहते हैं ना, परफ्यूम कहीं भी छिपा के रख दो, खुशबू तो बिखेरेगा ही। तो आप कहीं भी कोई चीज अगर आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, तो कहीं भी आप उसको दबा के रखो, वो आएगा बाहर, आएगा। एक चीज है मार्केट में, चूंकि एजुकेशन अब तो मार्केट का ऐसा रूप ले लिया है कि इतना हावी हो गया है, तो लोग ये भी सोचते हैं कि यार पैसे नहीं है, और उस पैसे की वजह से कहीं ना कहीं वो कुछ किसी काम को पकड़ लेते हैं और पैसा दिख जाता है, तो फिर वो एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाते। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके सामने तो ऐसे स्टूडेंट्स भी आते होंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा वही सेंटेंस कि आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी यूथ को, युवाओं को ये संदेश दे रहा हूं, बता रहा हूं कि अगर वो सच में अच्छा पढ़ते हैं और कॉमर्स लेके पढ़ते हैं और फाइनेंशियली उनको कहीं भी कोई तकलीफ है, तो हम और हमारी संस्था उनको निःशुल्क पढ़ाएगी। लेकिन रियल में फाइनेंशियल जरूरत होना चाहिए। इसका ऐसा नहीं कि कोई मिस यूज करे, क्योंकि आप समझते हैं कि थोड़ा सा भी किसी को अगर साधन उपलब्ध कराओ तो लोग मिस यूज करने लगते हैं। तो सही में जरूरतमंद अगर कोई बच्चा है तो आपके माध्यम से आए या किसी के भी माध्यम से आए या स्वयं चल के आए, हमारी संस्था निःशुल्क उन्हें पढ़ाने का काम करेगी। अच्छा, डर किसी चीज से लगा क्या आपको कभी? डर मुझे आज भी मैं कहूँ थोड़ा सा हाइट से बहुत डर लगता है। जैसे ऊंचाई पे मैं जब चले जाता हूँ, इस डर को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइट पे चले जाता हूँ तो थोड़ा सा डर है, तो इसलिए मैं वो जो बड़े वाले जो झूले होते हैं, कई जगह आप देखे होंगे किसी एग्जीबिशन वगैरह में जो लगे रहते हैं, उस पे मैं नहीं बैठ पाता हूँ। उस पे जैसे ही बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि, तो इसलिए मेरे को लगता है कि शायद मैं जमीन का जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो जमीन पे ही रहना मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ऊंचाई तक जो जाने की कोशिश करते हैं गिरते भी धम्म से हैं। तो हो सकता है इस वजह से मुझे हाइट से डर लगता हो। इसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लिया पॉजिटिविटी बिल्कुल। 23 डिग्रियों के बारे में बड़ा मेरा एक वो था कि मैं पूछूं सर, 23 डिग्री मतलब आजकल तो लोग 2-3 डिग्री में ही अरे बहुत है, हम तो भगवान बन चुके हैं इस टाइप। 23 डिग्री आपने हासिल की, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, सबसे पहला जब मैं शुरुआत की आपको बताऊं तो मुझे लगता था कि क्लास में फर्स्ट आने से कितना मजा आता होगा। मैं क्लास में फर्स्ट 9th क्लास में आ गया। एक ऐसा बच्चा जो 7th क्लास में सप्लीमेंट्री से पास हुआ था। 7th क्लास, हमारे समय सप्लीमेंट्री मिलता था, अभी चीजें बदल गई। बच्चों ने पता नहीं कहां से नए नए शब्दों का इजाद कर लिया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन हूँ, मेरे को एंजाइटी हो रहा है। सब तो हम सुने ही नहीं थे, ये सब हमको होता भी नहीं था, क्योंकि हम तो हर दिन, लगता था कि हर दिन पिताजी 2-4 दिया करते थे। तो मैं आपको बताऊं कि उस समय मुझे लगा कि क्लास में फर्स्ट आएंगे तो कैसा आएगा। 9th क्लास में ये स्वाद हमको मिल गया। यूनिवर्सिटी रैंक लगाएंगे तो कैसा लगेगा, ये हमारा M.Com में पूरा हो गया। इंडिया में रैंक लगाएंगे तो कैसा होगा, किस तरीके से मैं अपना नाम विश्व की सर्वश्रेष्ठ बुक तक दर्ज करा सकूं। तो ये अंदर एक चाहत थी और कंसिस्टेंसी था। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने M.Com, MA इकोनॉमिक्स, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA सोशोलॉजी, MA हिस्ट्री, MA हिंदी, MA साइकोलॉजी, MBA, LLB, बार काउंसिल का भी मेंबर हूँ, CMA और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन HRD, ऐसे पूरे 22-23 का पूरा नाम है अगर मैं दोहराऊं तो। ये डिग्रियों को कंप्लीट करके यंग एज में पूरे होल वर्ल्ड में सबसे कम उम्र में ज्यादा क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मैंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। और विश्व का सबसे बड़ा विजिटिंग कार्ड बना करके, विश्व का सबसे बड़ा विजिटिंग कार्ड मैंने बनाया, ताकि क्वालिफिकेशन आपके पास रहेगा तभी कार्ड में लिखोगे। तो मेरा नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ, मेरा नाम लिम्का बुक में दर्ज हुआ, इंडिया बुक में दर्ज हुआ, एशिया बुक में दर्ज हुआ। तो ये एक शौक मुझे था और आज भी कुछ चाहत है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप रुक जाएंगे तो सड़ जाएंगे। चलते रहिए, बहते रहिए। जिंदगी एक झरना है, जिंदगी एक चट्टान है, जिंदगी एक रेत है। उस पानी के ऊपर निर्भर करता है कि किस जगह जाके आप ठहरेंगे। और निर्धारित आपको करना है कि आप चट्टान बनना चाहते हैं कि रेत बनना चाहते हैं कि झरना बनना चाहते हैं। खूबसूरती सब में है,
तो आप जिस जगह पे जो है उस खूबसूरती को मेंटेन करिए। बिल्कुल। लेकिन जिस दौर में शुरुआत हुई उस दौर में आप रुक भी सकते थे, नौकरियां बहुत थी, नौकरियां आई भी होंगी, और जहां तक मुझे पता है, मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि 11 से 12 ज्वाइनिंग लेटर तो आपके अभी भी पड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं कल सर्च कर रहा था, कल मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला कि फर्स्ट स्कॉलरशिप मुझे कब मिली, फर्स्ट एप्रिसिएशन कब मिला, उसको मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला। तो भारत यंत्र निगम लिमिटेड, जो गवर्नमेंट कंसर्न में लोग अकाउंट ऑफिसर बनने के लिए सपना देखते हैं, वहां मेरा जॉब लग रहा था। मैं टोटल 12 इंटरव्यू अपनी जिंदगी में दिया हूँ, 11 बार सफल हुआ हूँ, एक बार बस सक्सेस नहीं हुआ। 11 इंटरव्यू में सक्सेस हुआ, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया। रीजन ये कि मुझे लगता था कि सिर्फ अगर मैं अपने लिए करूं तो क्या करूं। अगर सिर्फ आप अपने लिए करते हैं तो ये काम तो सब कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा करो जो समाज के लिए हो, कुछ तो ऐसा करो जो आपके शहर के लिए हो। रामलाल के घर एक बच्चा पैदा हुआ, कब मर गया, कॉलोनी को ही नहीं पता चला। तो ऐसा बच्चा बनो कि जब तुम जाओ, तो मैं हरदम कहता भी हूं कि जब तू आया था जग हंसा तू रोया था, जिंदगी गुजर कर ऐसे, जब तू जाए जग रोए तू हंसता जा। तो इसमें मैं प्रयास करता हूं। हमारी एक सामाजिक संस्था है मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट, हम नए नए कॉन्सेप्ट पे वहां भी काम करते हैं। जैसे ये जनवरी का महीना चल रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि जनवरी के महीने में हम सफेद दान करेंगे, व्हाइट दान करेंगे। व्हाइट में हमने चूज किया है कि शक्कर का दान करेंगे, चावल का दान करेंगे, नमक का दान करेंगे। यानी हम जो भी चीज एक थोड़ा यूनिक स्टाइल में करते हैं और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। मार्च अप्रैल का महीना होता है तो जूता, ठंडी आती है नवंबर का महीना होता है तो हम लोग स्वेटर। तो ऐसा हमारा एक डिसीजन है मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट का, और उसमें बड़े खूबसूरत लोग, बड़ी अच्छी टीम है, शहर के काफी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। बहुत जगह पे आपको बुलाया जाता है, बहुत जगह पे स्पीच के लिए बुलाते हैं। जो बच्चे हैं पढ़ते होंगे, जब वो अचीवमेंट एक आ जाता है तो एक कैसा फील होता है मन में? कि मुझे ये लगता है सीमांत में बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पास हुआ हूं। और आज से 3 दिन पहले मैंने लिंक्डइन में डाला, जब सीएमए का रिजल्ट आता है और बच्चे पास होते हैं, नौकरी में लगता है, तो मुझे लगता है कि मेरी नौकरी लग गई। यानी लोग, तो मैं ये कहूंगा कि लोग एक बार पास होते हैं। संतोष राय अब तक सीएमए 500 बार पास हो चुका है, यानी 500 से ज्यादा बच्चे कम से कम मैं 600 से 700 बार नौकरी ज्वाइन कर चुका हूं, क्योंकि मेरे बच्चे जब ज्वाइन करते हैं, जस्ट इस साल मेरे 22 बच्चों ने मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि 22 बार मेरी नौकरी लगी, क्योंकि 22 बच्चे मिलते हैं, पैर छूते हैं, मिठाई खिलाते हैं। तो खुशी आप कब सेलिब्रेट करते हो? जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है। तो ये एक फीलिंग के साथ मैं आगे बढ़। आप जब स्पीच देते हैं तो उसमें फिल्मों के डायलॉग्स बहुत होते हैं, तो क्या फिल्मों से एकदम कनेक्ट रहे हैं क्या? मतलब कौन सी अब फिल्मों में इंटरेस्ट है आपको? जिंदगी ऐसा ही होना चाहिए कि आपको सबसे कनेक्ट रहना, सबसे कनेक्ट रहना। हाँ, सबसे। दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे कि बहुत मतलबी होंगे, तो उनको छोड़ थोड़ी देना है, वो भी चाहिए ना। जहाँ सुख है वहां दुख है, बरसात है, ठंडी है, गर्मी है। तो सभी लोग अगर अच्छे हो जाएंगे तो फिर बहुत सारी संस्थाएं बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पे हर तरीके के लोग होंगे, हर तरीके का एटमॉस्फियर होगा, उस एटमॉस्फियर में हमको काम करना है। तो फिल्में मैं देखता भी हूँ, फिल्में डायलॉग भी यूज कर लेता हूँ जहाँ जरूरत होती है। मैं हर जगह बोलता भी हूँ कि जहाँ कालिया खड़ा होता है वहां से लाइन शुरू होती है, तो उस फिल्म का डायलॉग भी यूज कर लिए। कोई भी काम अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस काम को पूरा कराने में लग जाती है। तो आप अच्छी चीज को लो। मतलब मैं बच्चों को भी कहता हूं कि तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए हंस टाइप का, कि पानी और दूध में से दूध को निकालना। तो आप अगर हम जो बातें बोल रहे हैं, जब मेरा स्पीच चालू होता है तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं 100% आपके लिए एप्लीकेबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें जो खूबसूरत और आपके लायक जो बातें हैं वो चुन लो, ये रियल हुआ। अगर कोयला को, खदान से कोयले को खोदते हो आप, तो पूरा कोयले में से सोना, डायमंड निकलता, हीरा निकलता। सुने, कोयले के खदान से हीरा निकलता है। तो कोयला की मात्रा बहुत ज्यादा है, डायमंड बहुत कम है। आपको डिसाइड करना है कि आप कोयला बनोगे कि डायमंड बनोगे। अगर कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ बहुत ज्यादा होता है, कमल बहुत कम होते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप कीचड़ बनना चाहते हो कि कमल बनना चाहते हो। निर्धारित आपको करना है। जिंदगी आपको मिली है, कैसे जीना है ये आपको निर्धारित करना है। पास्ट एक हिस्ट्री है, फ्यूचर एक मिस्ट्री है। प्रेजेंट में जी लो ना यार, काहे के लिए आप परेशान हो इतना। बिल्कुल। कोई 2 चीज ऐसी जो बहुत अच्छा लगा हो, वह एक्सपीरियंस, और एक जो नहीं यार यहाँ पे टूट चुके हैं, ऐसा। मैं
यहाँ पे थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, जो बातें जो पूछ रहे हैं उसमें थोड़ा सा लेकर के मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छा तो मुझे तब लगा था जब मैं सीए में पास हुआ था। वो खुशी, वो मतलब जो बच्चा एक चाहता है कि मतलब इस शहर से बने, और हमारे समय में और डायरेक्ट इंटरव्यू होता था, नौकरी लग जाया करती थी, नौकरी थोड़ी सी और आसान थी। आज भी जो बच्चा सीए में पास हो रहा है या सीए पास हो रहा है, जॉब का प्रॉब्लम है ही नहीं। और सीमान जी, आपको भी आइडिया होगा कि लोग के पास में योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो योग्यता ले लिए हैं, योग्य नहीं है किसी भी काम के लिए। योग्यता तो है, जैसे आप अगर यहाँ पे भी किसी काम को निकालेंगे, कहीं भी निकालेंगे, तो सर्टिफिकेट बहुत से आ जाएंगे, हाँ, लेकिन उस काम के योग्य लोगों की कमी है। तो जहां आज भी योग्य लोग हैं, योग्य बच्चे हैं, वहां बेरोजगारी नहीं है। आज जो बातें हो रही हैं, मैं थोड़ा एग्री नहीं करता हूं कि बहुत एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही नहीं, योग्य लोगों का प्रॉब्लम है। जो योग्य है उनको जॉब का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं है। अयोग्य लोग तो हरदम रोए हैं, आगे भी रोएंगे, आगे भी हल्ला मचाएंगे। ये मैं बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रख रहा हूं। बीकॉम या बीएससी या बीए की डिग्री आपको योग्य बना रही है, जरूरी नहीं है। वो एक क्वालिफिकेशन है, वो एक माध्यम है, लोगों को बताना है कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूं। उसके बाद आपको प्रूफ करना है। साइकिल खरीद लेने से साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे, चलाना पड़ेगा। कार खरीद लेने से कार चलाना नहीं जाएगा, चलाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सिर्फ क्वालिफिकेशन हो जाने से आप योग्य हो गया, ऐसा नहीं, योग्यता बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी लानी पड़ेगी। तो सबसे खुशी का क्षण था जब मैं सीए में पास हुआ, तो बड़ा मतलब अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। दुख के क्षण नो डाउट, कुछ पारिवारिक स्थितियों में कई बार मन बड़ा व्यथित होता है। फिर मैं सोचता हूं कि हम 135 करोड़ की पॉपुलेशन में रहते हैं, बड़ा अच्छा जीवन जीते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं। ऐसे घर से बाहर निकल के तो देखो, तब अंदाजा होगा कि भगवान ने जो हमें दिया है, शायद उसकी हम कद्र नहीं कर पा रहे। आप बाहर निकलोगे, लोगों की व्यथा और दर्द को जब देखोगे, तो जीवन में कितना दर्द है ना, मेरा दम गम फिर भी कम है। कहते हैं जो गाना है कि जीवन में बहुत गम है, लेकिन मेरा गम फिर भी कम है। तो यहाँ बाहर निकल के बात पता चलेगा। इसीलिए पहले राजा महाराजा के जो रहते थे, वो अपने बच्चों को देशाटन के लिए भेजते थे, कि बाहर जाके देखो। तो यहाँ पे जो कुछ पारिवारिक माहौल में नो डाउट एक आध दो बार तकलीफें आई, बट फिर भी मैं दमदारी के साथ, बुलंदी के साथ, क्योंकि उस समय एक मेरे मित्र ने लिखा कि मुझे मालूम है कि संतोष तेरे ऊपर तकलीफ है, लेकिन मैं जानता हूं, आज भी वो पत्र में संभाल के रखा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तू एक ऐसा इंसान है कि जब तक उससे बहुत अच्छे से बाहर नहीं निकलेगा तो हिम्मत हारने वाला इंसान नहीं है। तो कहा जाता है ना कि जब किसी व्यक्ति का एक घर जल गया, आग लग गई, दोस्त आ गए दो चार, बोले क्या हुआ, बोले अरे यार इतना अच्छा घर था जल गया करके, और तू, अरे मैं तो बच गया हूं करके। तो तू बच गया तो सब कुछ बच गया, तू बच गया तो सब कुछ बच गया। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं कि अगर हम जब तक जिंदा है तब तक कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है। पॉलिटिशियंस बहुत मिलते हैं आपसे, कभी उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, या फिर? कई बार ऐसी बातें आई, कई बार कई पार्टियों से ऐसी बातें आई, लेकिन मेरा अपना सोचना है कि सबके लिए सब अलग अलग डेस्टिनी बनी हुई है। जिसको योगा कराना है या योगा करना है, वो योगा कराए तो बेस्ट है। मैं शायद पढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ, एक शिक्षक के रूप में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे एक शिक्षक के रूप में रहना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं राजनीति के तरफ जाने की कोशिश करूंगा तो शायद वो बेईमानी होगी बच्चों के साथ भी, और मेरे प्रोफेशन के साथ भी, मेरी इच्छा के साथ भी। तो उधर मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं था। आपका फेवरेट हीरो कौन है, कोई एक्टर? मैं हीरो अगर सीखना है और देखना है तो मैं तो अमिताभ बच्चन से बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ, और सलमान खान से प्रभावित होता हूँ। आप अगर पता करेंगे तो सलमान खान और शाहरुख खान और संतोष कुमार, तीनों का राशि फल सेम है। और आपको जान के बेहद आश्चर्य होगा कि सलमान खान और संतोष राय का बर्थडे भी सेम है। बस अंतर यह है कि वो मेरे से थोड़ा बड़ा है। और उनको देखकर मैं ये सीखता हूँ कि अमिताभ बच्चन 3 पीढ़ी में बहुत अच्छा काम किए। आज से जब हम बचपन में थे तब भी वो हीरो थे, आज भी हीरो हैं, और आज भी छोटे बच्चों से लेकर बड़ों की पसंदगी के दायरे में आते हैं। तो अमिताभ बच्चन से मैं सीखता हूं। शाहरुख खान और सलमान खान से थोड़ा सा एटीट्यूड लाता हूं, क्योंकि उसकी भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। जो काम करना है तो उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। तो ये लोग मुझे थोड़ा ज्यादा प्रभावित करते हैं। अच्छा, बच्चों को मारे हो कि नहीं मारे हो आप? जब मैं पढ़ाता था, अभी थोड़ा सा कम हो गया। जब मैं शुरुआत किया तो बहुत कूटता था, अभी भी कूटता हूं। मैंने मारने के तरीके को बदल दिया है। अगर कोई बच्चा गलती करता है,
उस समय हम खुद हाथ उठा लिया करते थे, तो खुद डंडा उठा लिया करते थे। जब परिस्थितियां जैसी बदली, कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो उसके हिसाब से हम भी चेंज हो गए। पहले बच्चे पैर छूते थे, अब धीरे धीरे बच्चे घुटने तक आए, धीरे धीरे प्रणाम तक आए, धीरे धीरे यहाँ तक आए। अब तो जेब में हाथ डाल के बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, समझ ही नहीं आता है कि वो गाली दे रहे हैं कि प्रणाम कर रहे हैं। तो चीजें बदली, हम भी बदल दिए। अब शेक हैंड करने लग गए बच्चे जो बाहर आ रहे हैं, एक गले मिलने की प्रथा चालू हो गई है। तो बॉयज तो गर्ल्स तो मैं पर समय के हिसाब से मैं अपने आप को बदलता गया। आज अगर कोई बच्चा गलती करके आता है तो हमारे यहाँ एक बड़ी खूबसूरत सजा दी जाती है। अगर कोई लड़की है तो अपना मूछ बना के बैठे, पेन से अपना मूछ बना के क्लासरूम में बैठे, और लड़का है तो बिंदी लगा के बैठे। तो बच्चे इस वजह से, इस डर की वजह से कि बिंदी लगा के क्लासरूम में बैठना पड़ेगा, बच्चे इस डर की वजह से पूरी पढ़ाई और पूरा होमवर्क कंप्लीट करते हैं। या उन बच्चों को खुद ही कहते हैं कि आप अपने गाल पे एक ऐसा चाटा मारो जो हम तक सुनाई दे। तो वो बच्चा खुद से उठ के अपने गाल पे चाटा मारता है, क्योंकि अगर गलती तुम किए हो तो चाटा भी तुम ही खाओगे, और इससे खूबसूरत एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो बाकी शिक्षकों को, बाकी जो टीचर हैं, उनको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये फॉलो करें आप, लेकिन किसी न किसी रूप में अगर बच्चा गलत करता है तो हमें इतना भी कमजोर नहीं होना है कि हम शिक्षक के भाव को भूल जाएं या शिक्षा की प्रणाली को भूल जाएं। गुरुकुल की प्रणाली से ठीक है, मॉडर्न प्रणाली तक आया, जी से एम तक मामला आया, तो वो वहां जी लगता था गुरुकुल प्रणाली में, यहाँ एम आ गया। लेकिन एम को कभी कभी उल्टा भी कर लिया कर, डब्ल्यू भी कर लिया कर, दोनों काम चलना चाहिए। तो ये है। और एक और क्वेश्चन था आपका कि कॉमर्स आपकी मेरी पहचान है। तो मैं लाइन को थोड़ा बढ़ा दिया हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइन धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए, एक ही जगह छोटी लाइन रहेगी तो ठीक नहीं है। तो कॉमर्स मेरी पहचान है, कॉमर्स मेरा वजूद है, कॉमर्स मेरा अंदाज है, कॉमर्स की राह पे ही मैं चलता हूं, कॉमर्स के लिए जीता हूं और कॉमर्स के साथ ही मरूंगा। यही मेरा स्वभाव है। और मैं हर जगह हर सबको ये कहता हूं कि कॉमर्स पढ़ना है तो मेरे पास आ जा। लोग आएंगे जाएंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, सीखेंगे सिखाएंगे। लोग आएंगे जाएंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, सीखेंगे सिखाएंगे। बढ़ा दो तुम हाथ मेरी तरफ, ये वादा है हमारा, हम जिंदगी भर साथ निभाएंगे, हम जिंदगी भर साथ निभाएंगे। तो एक दौर, और उस दौर से आज के दौर में हमने तो अमूमन टीचरों को इस तरह ही जाना था कि उनके हाथ में गुड़हल के छड़ी थी और गुलाब के कांटों वाली छड़ी थी। तो एक ऐसे भी टीचर इस दौर में जिनके हाथों में छड़ी नहीं है लेकिन गुलाब है, और गुलाब की जो पंखुड़ियों की जो सुगंध है वो छटा पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में बिखेर रहे हैं। तो इसी तरह के और इंटरव्यूज हम आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।